एवरीवन, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 अकाउंटेंसी के देखिए जितने भी 3 नंबर के सवाल इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवा रहा हूं। तो आप सभी इन सवाल को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। और एक जरूरी बात, आपको मैं एक वीडियो पहले ही कल वीडियो अपलोड हो चुका था अकाउंटेंसी का, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और उससे पहले भी देखिए अकाउंट्स के भी कुछ वीडियो बने हुए हैं, तो सारा का सारा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग सवालों को देखते हैं। देखिए पहला सवाल है, ह्रास की 3 आवश्यकताएं बताएं या फिर स्टेट 3 नीड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो देखिए ह्रास की 3 आवश्यकता निम्नलिखित है। पहला क्या है, उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में स्थायी संपत्ति का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि सही उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए उनके मूल्य ह्रास को भी हम लोग क्या करें, शामिल करें, ठीक है। ये पहला कंडीशन जरूरी है। फिर दूसरा है हमारा, शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करने के लिए, शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करने के लिए ह्रास की रकम को क्या करना चाहिए, लाभ हानि खाते में डेबिट करना क्या होता है, जरूरी होता है, ये सबसे जरूरी है। फिर अगला है पूंजी में देखिए कम होने से बचाव के लिए स्थायी संपत्ति क्रय करने में पूंजी लगाई जाती है। इस पर ह्रास की जो व्यवस्था ना करने पर के परिणाम यह होगा कि पूंजी जो हम लगाएंगे वो प्रतिवर्ष कम होती जाएगी। इसलिए पूंजी को बनाए रखने के ह्रास का आयोजन करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और यही बात देखिए आप सभी बच्चों के लिए इंग्लिश में भी लिखी हुई है। जिन भी बच्चों ने कॉमर्स में अकाउंटेंसी को इंग्लिश में रखा हुआ तो वो भी देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि स्टेट 3 रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आप इसे मार्क कर लीजिएगा। जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी वो इंग्लिश में नोट डाउन कर लीजिएगा, जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है वो से हिंदी मीडियम में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आपको 3 पॉइंट लिखा हुआ है, एग्जाम में आपको पूछा जाए 3 मार्क्स के लिए, अच्छा सजा के, क्योंकि बहुत समय है, 1.5 घंटा आराम से लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और याद रखिएगा न्यूमेरिकल वाला जितना भी क्वेश्चन 3 नंबर हो चाहे 5 नंबर हो वो खुद से बना के प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपका बेटर बनेगा। ये बार बार मैं आपको बोलते रहता हूँ, ठीक है। तो बनाइए, खुद बनाइए, तभी खुद पता कर पाइएगा। अगला हमारा कि कंप्यूटरीकृत लेखांकन के कुछ प्रयोग, यानी राइट डाउन द सम एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में देखिए कंप्यूटराइज्ड का क्या क्या प्रयोग है हमें बताना है। तो देखिए कुछ यहाँ फैक्टर लिखे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि कंप्यूटरीकृत लेखांकन में देखिए हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दोनों ही क्या होते हैं, शामिल होते हैं, जिसमें देखिए डाटा का जो भंडारण वो हो पाता है। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के परस्पर सहयोग, मतलब दोनों के देखिए योग, मतलब कह सकते हैं दोनों के हेल्प से क्या होता है, कंप्यूटरीकृत लेखांकन का कार्य संभव हो पाता है। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का जो चुनाव होता है उपयोगकर्ता की उपयोगिता एवं कार्य क्षमता को देखते हुए, कार्य संख्या को देखते हुए क्या हो सकता है, जिस प्रकार अगर कार्य कम हो तो एक व्यक्ति का देखिए, मान लीजिए काम आपके पास कम है तो एक पर्सनल कंप्यूटर से आपका काम हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे काम आपको हो जाए तो आपको क्या चाहिए, एक बड़ा सा नेटवर्क या फिर बहुत से कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ सकती है। कंप्यूटर के लेखांकन प्रणाली के देखिए कुछ लाभ इस पर निम्नलिखित है। पहला है विश्वसनीयता। कंप्यूटर प्रणाली मनुष्य जाति से क्या अधिक विश्वसनीय है, क्योंकि कंप्यूटर का ना ही थकावट है ना ही उबासी नहीं होती है। फिर गति, कंप्यूटर की लेखांकन प्रणाली जो द्वारा होती है, लेखांकन डाटा की प्रक्रिया द्वारा शीघ्र ही प्रयोग में लाया जा सकता है और इसे मानवीय प्रयास द्वारा प्राप्त भी किया जा सकता है। तो ये 2 एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है कि कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बाय विच द डाटा इज स्टोर्ड। द वर्क ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज पॉसिबल ड्यू टू द म्यूचुअल cooperation of hardware and software. The choice of hardware and software is done keeping in view the utility and number of functions of the user. Just as the work is less than a personal computer also become possible, but the number of activities very high than a powerful network and computer is required. There are many benefits of computerized accounting system. Reliability लिखा हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर के नीचे लिखा हो स्पीड। तो ये हिंदी मीडियम के जो बच्चे हिंदी में लिख लीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश में लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं कि संदिग्ध दायित्व, यानी इसे इंग्लिश में कहा जाता है कंटीजेंट लिएबिलिटी। देखिए यहाँ पर गलती लिखा गया है, इसे ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर कंटीजेंट लिएबिलिटी होगा। तो देखिए एक संदिग्ध दायित्व एक संभावित दायित्व है जो भविष्य में क्या हो सकता है, कभी उत्पन्न हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये संभावित नहीं है कि ये हो पाएगा, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी। और भविष्य में एक निश्चित घटना के परिणाम पर क्या करता है, ये निर्भर करता है। इसकी प्रासंगिकता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या एक वास्तविक दायित्व जो बन जाती है और समय और सटीकता जिसके साथ कई राशि की गणना की जाती है। संदिग्ध दायित्व को आर्थिक चिट्ठा में रकम की कॉलम में लिखकर नहीं दिखाया जाता, बल्कि इसे नोट के इंपॉर्टेंट नोट के रूप में से क्या दिखाया जाता है। और ये बात देखिए इंग्लिश में भी लिखी हुई तो लिख दीजिए, यहाँ पर से डाउटफुल के हटा कर दीजिएगा, जहां जहां डाउटफुल लिखा उसको क्या लिख दीजिए, कंटीजेंट लिख दीजिएगा, संदिग्ध या फिर संदिग्ध लिएबिलिटी लिख दीजिएगा। और पूरा इंग्लिश में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। तो आप में से मोस्टली बच्चे तो अकाउंट्स को इंग्लिश में ही रखते हैं, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो हिंदी में रखते हैं, तो इनके लिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, जिनको जैसा पड़े वो ऐसा लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली की अवधारणा संक्षेप में गिव इन ब्रीफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम।
तो देखिए, प्राचीन समय में किसी संस्था के वित्तीय लेनदेन का कार्य मनुष्य के द्वारा लिखित रूप से यानी अथवा सीधा मैनुअल रूप से किया जाता था, पर आधुनिक समय में कंप्यूटर का प्रयोग करना क्या होगा, बहुत ही आवश्यक है। लेखांकन प्रणाली में वित्तीय क्रियाकलापों को क्रियान्वित और घटनाओं को लेखांकन सिद्धांत के अनुसार तैयार करते हैं। प्रत्येक लेखांकन प्रणाली चाहे कंप्यूटरकृत हो या फिर मानवीय हो, उसके दो पक्ष होते हैं। प्रथम, ये लेखांकन सिद्धांत को विस्तार से प्रभावित करते हैं और दूसरा, ये उपयोगकर्ता के कार्यों को ढांचा प्रदान करते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके सहायता से हम क्या कंप्यूटर लेखांकन प्रणाली क्या करते हैं, संक्षेप समझा दिया मैंने आपको। और ये बात है कि यहाँ इंग्लिश में भी लिखी हुई है, तो जो भी इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी है वो इंग्लिश में लिख लीजिएगा इसे। अगला सवाल हमारा, लेखांकन प्रणाली में ऑटोमेशन, इसके हम लोग क्या मतलब समझते हैं तो बताएं। देखिए, तो लिखा हुआ है, लेखांकन प्रक्रिया से आशय व्यापार में हुए सौदों का अभिलेखन करने, सारांश निकालना हो गया, व्याख्या करने तथा वर्ष के अंत में क्या वित्तीय विवरण बनाने में यह हमें मदद करता है। इस प्रकार से एक व्यवसाय में लेखांकन की प्रक्रिया क्या क्या होता है, एक अहम महत्व होता है। लेखांकन प्रक्रिया कई छोटा मोटा कार्य नहीं जो चुटकी में पूरा कर, इसे कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाके हमारी जो लेखांकन प्रक्रिया होती है वो कंप्लीट हो पाती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ देखिए, कुछ फैक्टर बताए हुए यहाँ पर, वित्तीय व्यवहारों को पहचाना, रसीद या प्रमाण तैयार करना, रोज नामचा या जर्नल बनाना, खाता भी बना, शुद्धता एवं सत्यता की जांच या फिर अंतिम खाता तैयार करना। टोटल यहाँ पर 6 टर्म से होकर गुजरना पड़ता है। यही बात देखिए इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों को लिखी हुई है, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी वो इसे इंग्लिश में नोट डाउन कर ले, देख लीजिए इंग्लिश में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा, संचय, यानी जिसे आप हिंदी इंग्लिश में कहा जाता है रिजर्व, इसके 3 महत्व बताने। तो देखिए, संचय के महत्व को निम्नलिखित बातों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है कि किसी व्यवसाय की यदि भविष्य में कुछ हानि उठानी पड़ती है तो उसकी पूर्ति संचय नहीं, उसके पास जो रिजर्व है उससे वो मैनेज कर सके। किसी व्यवसाय में जितना अधिक संचय हो उस व्यवसाय की आर्थिक स्थिति उतनी ही अच्छी मानी जाती है। फिर तीसरा पॉइंट है, कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संचय बनाए जाते हैं, जैसे शोध पूर्वाधिक अंशों का भुगतान करने के लिए पूर्व जो पूंजी होती है शोधन कोष तथा ऋण पत्रों को भुगतान करने के लिए ऋण शोधन कोष आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, ये बात देखिए इंग्लिश में भी लिखी हुई है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सक्लेमेशन कैन बी क्लेरिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल है हमारा, स्टेट बेसिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी मूल ह्रास की मात्रा को प्रभावित करने वाले बुनियादी कारकों को बताइए। तो देखिए यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज लिखा हुआ है कि मूल ह्रास की मात्रा प्रभावित करने वाले मूल कारक इस प्रकार है। पहला क्या है, संपत्ति की लागत। एक परिसंपत्ति का मूल ह्रास संपत्ति की लागत के सीधे आनुपातिक है और एक अचल संपत्ति को लागत की गणना, अधिग्रहण, स्थापना आदि की लागत को जोड़कर की जाती है। इसलिए जो मूल्य ह्रास को प्रभावित करने के लिए लागत का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। फिर अनुमानित उपयोगी जीवन, प्रत्येक अचल संपत्ति का एक उपयोगी जीवन होता है। जब तक कि इसका उपयोग व्यवसाय के लिए किया जा सकता है उसके बाद यह व्यवसाय के लिए किसी काम का नहीं होगा। इसलिए एक परिसंपत्ति का उपयोग जीवन ही मूल्य ह्रास निर्धारित करने का कारक है। और यही बात देखिए इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को लिखी हुई है कि द बेसिक फैक्टर अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एज फॉलोज। तो लिख लीजिएगा आप लोग जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है। तो टोटल आपको 7 सवाल ही पूछे जाने वाले हैं। मैंने आपको 7 इंपॉर्टेंट सवाल करवा दिया और जो न्यूमेरिकल वाला सवाल है, जो बनाने सवाल है, वो आप लोग खुद बनाइएगा, तभी आपको बन पाएगा, वरना एग्जाम में भी आपसे नहीं बन पाएगा। तो ठीक है, तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा और देखिए बार बार चैनल पे जाकर वीडियो चेक कर दें, क्योंकि यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं चाहता। मैं बार बार आपको ये बात बोल, तो आपको वीडियो अगर आएगा भी 5 नंबर, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो 5 नंबर वाला इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा, तो वो वीडियो आपके साथ नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, इसलिए चैनल पर लगातार चेक करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।